Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज में और हम इस समय लेके आए हैं। एक जज साहब हैं, रिटायर्ड जज साहब हैं। मेरे कुछ बहुत दिन से सवाल थे इस जो जनता के बीच में चल रहा है, जो नेताओं के बीच में चल रहा है, उसको लेके कुछ सवाल थे जो शायद एक चीफ जस्टिस ही दे सकते थे, जो लोगों का भला करते हैं और जो कानून के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो हम आपसे मिलाते हैं। सर, आपका? मैं डीपी वारिसनी हूँ, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट से डायरेक्टर जनरल विजिलेंस की पोस्ट पे रहा हूँ और अब 19 साल से रिटायरमेंट में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर अजय हूँ और प्रयाग रहना है अपना। आरोग्य भारती काशी प्रांत संगठन सचिव का दायित्व है अपने पास। तो यहाँ पर हम सर से पूछने ये आए थे। सर, हमारा सवाल ये है, आज की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये व्यवस्थाएं शायद हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन हमारे इन व्यवस्थाओं को देखते हुए मेरे मन में ये सवाल उठता है और मेरे जैसे काफ़ी जो युवा हैं, जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए, आप भी कभी युवा थे और सरकारी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे थे और आप जज बने। सवाल ये है सर कि जब एक लड़का पढ़ता है और तैयारी करता है, अगर उस बीच में एक केस लग जाए तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी? देखिए, अगर फौजदारी का केस है जी तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। उसमें सवाल ये था सर कि अगर एक लड़का तैयारी करता है, एक भी केस लग जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। लेकिन वहीं पे जो हमको चलाते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं, कानून व्यवस्था चलाते हैं, उनके ऊपर 10-10, 15-15 मुकदमे लगे होते हैं, हिस्ट्री सीटर होते हैं, शायद जेल में भी होते हैं और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो वहाँ से बैठ करके सारी राजनीति कर रहे होते हैं और जिनका वादा ये होता है कि हम कानून व्यवस्था सही करेंगे। सर, जो कानून का उल्लंघन करके जेल में गया है, जो कानून का उल्लंघन करके कुछ ना कुछ केसेस लगे हैं क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, तभी उनके ऊपर FIR वगैरह हुआ है, तो वो कैसे कानून व्यवस्था सही करेंगे? सर देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, और इस सवाल का जवाब ये है कि जिस रोज़ एक लड़का मजिस्ट्रेट भी हो जाता है तो उसका एक अधिकार ख़त्म हो जाता है जी, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता जी, और उसके सामने जो कटघरे में मुल्जिम खड़ा होता है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है और वोट भी दे सकता है जी। तो मुल्जिम सुपीरियर सिटीजन है और जज इन्फीरियर सिटीजन है जी। ये इस कानून व्यवस्था का एक मैं तो कहूँगा अभिशाप ही है। अभिशाप है सर, क्योंकि वो जो मुल्जिम होता है वो विधायकी लड़ता है, वो सांसदी लड़ता है और अगर वो सांसद या विधायक हो जाता है तो उसके अंडर में पुलिस भी चलती है, उसके अंडर में सारी कानून व्यवस्था चलते हैं और जो खुद कानून का उल्लंघन करे बैठा है तो वो अपराधियों को या अपराध कैसे रोकेगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। वो कभी नहीं रोकेगा, वो अपराधियों को संरक्षण देगा और जहाँ से विष निकला है जी, वहाँ तो विष ही फैलेगा। जहाँ से विष निकला है वहाँ विष ही फैलेगा, ये तो सीधी सी बात है। अगर विष है तो विष ही रहेगा, अमृत तो नहीं हो सकता है। सही बात है सर। तो क्या सर इस कानून व्यवस्था को, इन व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़ी दिक्कत ये है कि लोग इस समस्या के सेंटर में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते और हमेशा ये बात होती है कि जजों का नंबर बढ़ाओ जी, कचहरियाँ बढ़ाओ जी, बंगले बढ़ाओ, जी, कोर्ट नंबर्स बढ़ाओ,
सवाल ये है कि ये इतना विशाल देश है, जी इसकी आबादी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल आबादी बढ़ती जाएगी तो मुकदमे बढ़ते जाएंगे। सीधी बात है सर। इतने जज आप कहाँ से लाएंगे? जज कहाँ से लाएंगे? जज तो पढ़े कितने साल तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पास करते हैं, तब जज बनते हैं। विधायक के लिए उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो बस नेतागिरी निकले, अगर 2-4 हज़ार लोग साथ में हैं तो वो विधायक बन गए। इतने जज तो कभी आ ही नहीं सकते, तो लिहाजा इस समस्या का कभी निदान ही नहीं होना है। अब इस समस्या का निदान संभव है, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं जी उन्होंने कभी जिले में काम नहीं किया है जी और वो इस समस्या की जड़ पर पहुंच नहीं पाते। जी हम लोग जिले से निकले हैं और उस समस्या का हल जानते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है जी कि ये तो भाई बहुत छोटे लोग हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इनकी तो गऊ माता है, बैल इनका बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या का अंत बड़ी आसानी से हो सकता है। अच्छा जो आपके प्रोसीजर्स हैं जी उनमें थोड़ा सा चेंज चाहिए। दिक्कत यह है कि चाहे दीवानी का मुकदमा हो चाहे फौजदारी का मुकदमा हो, एक बार अगर कचहरी पहुंच गया तो उसमें तारीख पे तारीख लगनी है, लगनी और जब तक मुकदमे का अंत ना हो तब तक वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल। इसके लिए जज चाहिए, जज के लिए फिर बंगला चाहिए, बंगले के लिए कोर्ट रूम भी चाहिए, कोर्ट रूम के लिए फिर स्टाफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर तो और इतना कभी पूरा पड़ेगा नहीं। सही बात है। इसका इलाज ये है कि हमारे यहाँ, जब मैं दीवानी को अलग डिस्कस करूंगा, फौजदारी को अलग डिस्कस करूंगा। दीवानी का इलाज ये है कि भाई जब मौकिल पहुंचा वकील साहब के पास कि मुझे फलाना मुकदमा करना है जी तो वकील साहब खिलाफ पार्टी को नोटिस देंगे कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ वकील नियत किया गया हूं, फलाने फलाने मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझको ये इंस्ट्रक्शन दी है, तो मैंने आपके खिलाफ ये मुकदमा तैयार किया है। आप फलाने दिन फलाने टाइम पर मेरे दफ्तर में या फलानी जगह आइए, और चाहे अकेले आइए चाहे वकील के साथ आइए, और इस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। इस प्रोसीजर को काउंसलिंग कहते हैं। तो ये काउंसलिंग इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। और काउंसलिंग में अगर मान लीजिए बातचीत में कोई घर के मुकदमे होते हैं, बाप बेटे के मुकदमे होते हैं, मियाँ बीवी के मुकदमे होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कि हर मुकदमे में जान जोखिम होता है। नहीं। तो सेटल भी हो जाते हैं, और सेटल हो गए तो सेटलमेंट कोर्ट में दाखिल किया और वहाँ से डिग्री दाखिल हो इशू हो गई और वो मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। जी जी इसको काउंसलिंग कहते हैं। अगर काउंसलिंग सक्सीड नहीं की, मुकदमा कोर्ट में दाखिल हो गया। जी कोर्ट में दाखिल होने के बाद कोर्ट ने नोटिस इशू किया कि भाई फलाना मुकदमा तुम्हारे खिलाफ दाखिल हुआ है, समन इशू हुआ, वो डिफेंडेंट आया, ये सिविल केस की बात कर रहा हूँ, कि भाई इसमें डिस्प्यूट क्या है, उन्होंने पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बनाए, और एक किसी साभ्रांत व्यक्ति को, वो रिटायर्ड जज हो सकता है, वो रिटायर्ड वकील हो सकता है, वो रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है, वो समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, उसको मेडिएटर अपॉइंट कर दिया कि भाई इन दोनों का मामला सुलझा दो। जी अगर सुलझ गया तो उसने सुलझा के वो समझौता कोर्ट में दाखिल कर दिया, कोर्ट ने डिग्री इशू कर, कंसेंट डिग्री होगी, ना तो कोई अपील हो सकती है ना कोई दलील हो सकती है। अगर मान लीजिए कि उस स्टेज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो जज खुद पार्टीज को समझावे कि भाई देखो मुकदमा चलेगा तो पुश्तन चलेगा, अपील होगी, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा,
तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम मर भी जाओगे, तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, मालूम नहीं कब तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? ऊंचा नीचा दिखा के जज भी कोशिश करे कि भाई मेडिएशन हो जाए। पॉइंट ये है कि 3 पॉइंट एग्जिट के निकल जाएंगे जी। और जिन देशों में काउंसलिंग, मेडिएशन एंड मेडिएशन बाय कोर्ट ये प्रोसीजर एप्लीकेबल है, वहाँ पर ये देखा गया है कि 15% मुकदमे हर स्टेज पे ख़त्म हो जाते हैं जी। तो तीनों स्टेज पे 45% मुकदमे ख़त्म हो गए, सिर्फ 50-55 मुकदमे ट्रायल पे गए जी। इतना तो आप संभाल ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। इतने तो जज भी मिल जाएंगे और इतना मैनेजेबल भी हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रोसीजर बड़ा डिफेक्टिव है जी। बड़ी मुश्किल से परसुएट करने पे सेक्शन 89 CPC इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मैं उनको मूर्ख तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत बड़े अफसर थे। नहीं, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि जब तक दोनों पार्टीज की रजामंदी ना हो तब तक मुकदमा मेडिएशन में नहीं जाएगा, लोक अदालत में नहीं जाएगा। अब भाई रजामंदी तो नहीं होगी, एक पार्टी तो डिले करने में इंटरेस्टेड होगी। सीधी बात है। तो उस शायद 2005 का जजमेंट है या 2006 का जजमेंट है, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, अब मैं टेक्निकली तो कंटेम्प्ट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मैं वो माननीय महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जज के व्यूज से एग्री नहीं करता। उन्होंने मामले की गंभीरता को नहीं समझा। वो टेक्निकल वे में उन्होंने रूटीन और फॉर्मल मैनर में उसको डिसाइड कर दिया। उसकी वजह से लोक अदालत का और मेडिएशन का और काउंसलिंग का किस्सा ही ख़त्म हो गया जी। तो सेक्शन 89 शायद, मुझे अगर सही याद है तो CPC का वो बड़ा क्रूशल और इम्पोर्टेंट इंसर्शन था, वो 2002 और 2000 के CPC के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। तो सिविल साइड में तो ये है। चलिए सर, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम आपने एक बार बताया सर। मैं डॉक्टर अजय मिश्र, आरोग्य भारती काशी प्रांत प्रयाग का संगठन सचिव। सर, हमारा भी आपसे भी वही सवाल है जो भी सर से था कि जो अभी आपने सवाल सुना कि तैयारी करने वाले लड़कों पर अगर एक केस लग जाए तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, चाहे लाख कोशिश कर लें। लेकिन वहीं पर विधायक, सांसद कोई भी हो, मैं एक का नाम नहीं लेता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में सबके पास केस लगा हुआ है। सबके हिस्ट्री शीटर कोई ना कोई है, कोई ऐसा है, कोई अच्छे नेता भी हैं। लेकिन अच्छे नेता की ना बात करके मैं उनकी बात करूंगा जिनके ऊपर जो हिस्ट्री शीटर हैं, कुछ जेल में भी हैं और वहाँ से विधायकी लड़ रहे हैं। वो कैसे कानून व्यवस्था सही करेंगे, वो कैसे लोगों को अच्छा रखेंगे? जहाँ तक कानून व्यवस्था के बारे में आपको अपने पूर्व जज साहब ने बताया जी। मैं तो स्वस्थ जीवन शैली, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे जी, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आरोग्य भारती क्या है, इसके बारे में बताएं। आरोग्य भारती स्वस्थ जीवन शैली पे कार्य कर रहा है, जिसमें सभी पैथी के डॉक्टरों को मिला करके 2002 में आरोग्य भारती की स्थापना हुई जी, जिसमें देश के प्रबुद्ध नागरिक लोगों के बीच में यह तय हुआ कि सभी पद्धति के डॉक्टर मिल करके एक छत के नीचे आरोग्य भारती की स्थापना हुई 2002 में कोच्चि में जी। आज आरोग्य भारती 650 देशों में काम कर रही है, जिलों में जी, जो कि हमारे जो आरोग्य भारती के जो आयाम हैं, स्वस्थ जीवन शैली, स्वास्थ्य प्रबोधन जी, ऋतुचर्या जी, दिनचर्या, योग
ऐसे करके 24 आयाम है जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। जी। काशी प्रांत प्रयाग में सभी जिलों में आरोग्य भारती की इकाई गठित है। जी। विभाग, जिला, खंड, प्रखंड में आपको एक कार्यकर्ता आरोग्य भारती का मिलेगा। जी। जिसमें हम स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को बताना कि हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, जी। बताना। योग, स्वस्थ जीवन शैली का जो मैंने बताया कि हम स्वस्थ कैसे रहें। जी। सुबह प्रातः उठ करके सूर्य नमस्कार करना, सूर्य की किरण की पहली किरण अपने ऊपर अगर पड़ती है जी। तो उसका बहुत ही फायदा होता है। हम लोग सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत ये करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग मिल कर के सभी लोग ऐसा करते हैं तो स्वस्थ अवश्य रहेंगे। सुबह चलना, लोग 3 से 4 किलोमीटर रोज वॉकिंग करना, आकर के घर पे अपने जो दिनचर्या है उसको करना, तो ये स्वस्थ जीवन शैली का एक नियम है। जी। जैसे प्रयागराज में हमारे साथ हैं आरोग्य भारती के प्रांत सदस्य GL सोनकर जी। आप रिटायर्ड DM प्रयागराज के हैं, उनके पेशकार रहे, हमारे बगल में हैं, और इन्होंने जो आरोग्य भारती का पालन किया है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग के बारे में, तो हमसे उम्र में भी बड़े हैं और इनका अनुभव भी अच्छा रहा है। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि आपको ये थोड़ा से अपनी जानकारी जो उम्र के हिसाब से है ये आपको देंगे तो अच्छा रहेगा। आइए, हमारे साथ हैं GL सोनकर जी, प्रांत के सदस्य आरोग्य भारती काशी प्रांत प्रयाग के। नमस्कार, मैं प्रयाग का निवासी हूँ, GL सोनकर। मैं जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज से 2010 में रिटायर हुआ हूँ और आज मैं 8 साल से डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ आरोग्य भारती के संपूर्ण कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हूँ और उसका संपूर्ण लाभ स्वयं उठा करके और लोगों के बीच उसे बांटने का काम, उसका ज्ञान प्राप्त करने का, उसका लाभ क्या होता है, उसके विषय में पूरी जानकारी निचले स्तर के लोगों को बीच उसको बताना, समझाना, उनको जोड़ना, जिससे कि स्वस्थ रहने की सारी शैली जो आरोग्य भारती के द्वारा समय समय पे बड़े बड़े सेमिनार होते रहते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, उसके विषय में जानकारी देते हैं कि आप ये सारे कार्यक्रम करके, ये अभ्यास करके, ये व्यायाम करके आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। इन दवाओं का उपयोग करिए, उन दवाओं का उपयोग करिए, जिसके विषय में जो जानकारियाँ उच्च बड़े लोगों से आरोग्य भारती में आयुर्वेद के जरिए होता है, उसको हम लोग उसका ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसको समाज के अंदर बांटते हैं, शेयर करते हैं दूसरे से, और उससे अपने जीवन शैली को अच्छा से अच्छा बनाते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सारा योगदान डॉक्टर अजय मिश्रा का है और हमारे माननीय बड़े भाई DP वार्ष्णेय साहब, रिटायर्ड जज, वो भी हमारे बीच है। समय समय पे ये भी समय देते हैं आरोग्य भारती का और उसका भी लाभ सबको मिलता है और उनसे भी हम लोग भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिस पे हम लोग उस पथ पे चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नए प्रयाग के संरक्षक के रूप में हमारे हैं DP वार्ष्णेय जी, रिटायर्ड जज। आरोग्य भारती के बारे में आपको ये भी 2 शब्द बताएंगे। थैंक यू।
जो कुछ बता रहा था मेरे मित्रों ने बता दिया है। संरक्षक की पोस्ट तो एक सेरेमोनियल टाइप की पोस्ट है, लेकिन फिर भी एक हेल्दी और सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ लाइफ कैसे जी जाती है, ये मैं कभी कभी लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे खुशी है कि इससे लोगों में चेतना आ रही है और लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ और ऑर्गेनिक मेडिसिन्स की तरफ और अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम की तरफ रुझान कर रहे हैं।